साल था 1799। ब्रिटेन में थॉमस बेडडॉइस, जेम्स वॉट, जोसेफ प्रिस्ले, इरासम डार्विन, जो चार्ल्स डार्विन के दादा थे, जोसेफ वेजवुड जैसे साइंटिफिक अप्रोच वाले दोस्तों ने एक साथ मिलकर ऑक्सीजन थेरेपी के डेवलपमेंट में एक्सपेरिमेंट को स्पीड देने के लिए द लूनर सोसाइटी और न्यूमेटिक इंस्टीट्यूट को एस्टैब्लिश किया। इंस्टीट्यूट मुश्किल से 3 साल चला, लेकिन तब तक ऑक्सीजन थेरेपी के एक्सपेरिमेंट को सही डायरेक्शन मिल चुकी थी। लेकिन ऑक्सीजन गैस के सिस्टमेटिक स्टोरेज के लिए सिलेंडर का इन्वेंशन अभी बाकी था। सिलेंडर डेवलप करने का एक्सपेरिमेंट 60 डिकेड्स तक जारी रहा। करीब 75 साल बाद 1885 में पहली बार ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल किया गया। इसके साथ ही मेडिकल ऑक्सीजन थेरेपी में रिवॉल्यूशन आ गया और साथ ही सांस लेने वाली गैस को प्रोटेक्टेड करने और जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल करने पर जो रिसर्च चल रहे थे उन्हें भी बढ़ावा मिला। ऑक्सीजन थेरेपी में इस रिवॉल्यूशन ने पानी के नीचे और माउंटेनियरिंग जैसे थ्रिल की भी नींव रखी। कोई भी इंसान सांस रोककर 1 से 1.5 मिनट तक पानी में रह सकता है। उस वक्त इंसान को पानी में रहने की भी जरूरत नहीं थी। बड़ी नदियों पर पुल बनाने के पर्पस से कंस्ट्रक्शन काम शुरू होने के बाद मजदूरों को ऑक्सीजन अवेलेबल कराने के लिए अलग अलग देसी टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया, लेकिन इसका कोई खास रिजल्ट नहीं मिला। डाइविंग बेल जैसा एक बॉक्स डेवलप हुआ। बॉक्स में एक तरफ से हवा मिलती और दूसरी तरफ से काम किया जा सकता था, लेकिन ऐसी टेक्निक्स में कई मजदूरों की मौत हो गई। 19th सेंचुरी के एंड में इंग्लैंड के बहादुर पायोनियर डाइविंग इंजीनियर हेनरी फ्लक्स ने ऑक्सीजन थेरेपी की बेसिक टेक्निक पर बेस्ड एक बॉक्स बनाया। इसकी मदद से पानी में 2-4 बार सांस ली जा सकती थी। पानी में ज्यादा देर तक रहना मुश्किल था। बॉक्स को पहला मॉडर्न अंडर वाटर डाइविंग डिवाइस माना जाता है। 20th सेंचुरी के शुरुआती दशकों में दुनिया भर के कई रिसर्चर्स ने डाइविंग टेक्निक्स और रीब्रीदर डिवाइस को डेवलप करने का बीड़ा उठाया। ऐसे ही एक रिसर्चर का नाम था क्रिश्चियन लैम्पटर्सन। 1940 में अमेरिकन रिसर्चर क्रिश्चियन ने पहले ब्रीदिंग बैग के लिए पेटेंट फाइल किया। वो यूएस नेवी में मेजर थे। उनको यूएस नेवी के लिए एक ब्रीथिंग डिवाइस डेवलप करने का काम सौंपा गया था, जिससे सोल्जर्स कुछ मिनटों तक पानी में रह सके। वर्ल्ड वॉर के उस दौर में यूएस गवर्नमेंट ने अच्छा खासा फंड अलॉट करके इस टाइप के रिसर्च को एनकरेज किया, इस इरादे से कि यूएस नेवी के पास ऐसी कोई टेक्निक्स होगी तो वो दुश्मन पर भारी पड़ेगी। क्रिश्चियन ने 1944 में एक बेहतर ब्रीदिंग बैग का पेटेंट फाइल किया और इसे लैम्पटर्सन एम्फीबियस रेस्पिरेटरी यूनिट का नाम दिया। इस टेक्निक को लारा नाम के शॉर्ट फॉर्म में जाना जाने लगा, लेकिन इसमें कई कमियां थी। इसका इस्तेमाल करके पानी में जिंदा रहना बहुत मुश्किल था। उन खामियों को दूर करने में क्रिश्चियन को 8 साल लग गए। लास्ट में 1952 में उन्होंने करेक्शन करके नई टेक्निक का पेटेंट फाइल किया और उसका नाम बदलकर सेल्फ कंटेन अंडर वाटर ब्रीथिंग अपैरेज कर दिया गया और उसका शॉर्ट फॉर्म हुआ स्कूबा। इससे अंडर वाटर डाइविंग, जो आगे चल के स्कूबा डाइविंग के नाम से मशहूर हो गई। लोग अपनी पीठ पर सांस लेने वाली गैस का एक टैंक बांधकर पानी में गोता लगाते हैं, जिसे स्कूबा सेट कहा जाता है। एक टैंक में पानी में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और दूसरे जरूरी गैसेस का एक स्पेशल ब्लेंड होता है। इस कंप्रेस्ड एयर से गोताखोरों को पानी में सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं होती है। इसके अलावा पिछले जुगाड़ में पानी की गहराई से दिमाग पर जोर लगता था, उसे कंप्रेस्ड एयर से बैलेंस किया गया। उसी ड्यूरेशन के दौरान जब ब्रीदिंग बैग डेवलप किया जा रहा था, तब फ्रेंच रिसर्चर एमाइल गैगनन ने डाइविंग रेगुलेटर बनाया। ब्रीदिंग गैस टैंक और रेगुलेटर के कॉम्बिनेशन ने स्कूबा डाइवर्स के लिए गैस के फ्लो को कंट्रोल करना आसान बना दिया। स्कूबा सेट के इन्वेंशन के बाद स्कूबा डाइविंग का ट्रेंड बढ़ा। स्टार्टिंग में स्कूबा डाइविंग ज्यादातर मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स के लिए थी। दुनिया भर के सोल्जर्स के लिए स्कूबा डाइविंग ट्रेनिंग कंपलसरी हो गया। धीरे धीरे उन यंग लोगों के बीच स्कूबा डाइविंग का क्रेज बढ़ता गया जो आर्मी में नहीं थे। इसे ध्यान में रखते हुए स्कूबा डाइविंग शांत समंदरों में टूरिस्ट एक्टिविटी का एक हिस्सा बन गया। स्कूबा डाइविंग इंटरेस्ट और एडवेंचरस पर्पस के साथ साथ बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स के लिए भी की जाती है। आज स्कूबा डाइविंग पानी के अंदर एनवायरमेंटल एक्टिविटीज, पानी के अंदर फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, साइंटिफिक डाइविंग, मरीन बायोलॉजी, जियोलॉजी, ओशनोग्राफी, पानी के नीचे आर्कियोलॉजी सहित कई ऑब्जेक्टिव्स के लिए यूजफुल हो गई है। 7 दशक पहले स्कूबा सेट का इन्वेंशन होने के बाद से टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप्ड हो गई है। जैसे जैसे डाइविंग आसान हुई है, लोगों का इंटरेस्ट भी बढ़ा है। हालांकि एडवांस टेक्नोलॉजी के बावजूद फैक्ट यह है कि इसमें अभी भी खतरे हैं। दुनिया में 6 मिलियन एक्टिव स्कूबा डाइवर हैं। इसमें वो लोग शामिल नहीं हैं जो एक बार डाइव लगाते हैं। हॉबी से लेकर एडवेंचर तक प्रोफेशनल करियर के हिस्से के रूप में
रेगुलरली स्कूबा डाइविंग करने वाले लोगों के नंबर्स मायने रखते हैं। दुनिया में लगभग 80 मिलियन लोग ऐसे हैं जो बीच की सैर पर गए हैं और कम से कम एक बार स्कूबा डाइविंग भी की है। उनमें से 57% लोगों की उम्र 25 से 55 साल के बीच की थी और 15% लोगों की उम्र 18 से 25 साल के बीच की थी। 17% लोग 60 से 65 साल की एज के थे। हालांकि स्कूबा सेट की टेक्नोलॉजी लगातार अपडेट की जाती है, फिर भी जान का खतरा बना रहता है। अमेरिकन इंस्टीट्यूशन डाइवर्स अलर्ट नेटवर्क की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि स्कूबा डाइविंग के दौरान 1 लाख लोगों में से 47 लोग अपनी जान गंवा देते हैं। कई रिपोर्ट्स तो ये भी कहती है कि हर साल 1 लाख लोगों में से 14 स्कूबा डाइवर्स की मौत हो जाती है। ब्रिटिश सब एक्वा क्लब के मुताबिक हर साल स्कूबा डाइविंग में एवरेज 5 से 6 हजार लोगों की मौत होती है। मौत के कई मामलों में जो लोग पहली बार स्कूबा डाइविंग कर रहे होते हैं उनकी ही मौत हो जाती है, क्योंकि उन्हें इसके खतरों के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। कुछ मामलों में जब एक्सपर्ट गाइड जानकारी दे रहे होते हैं तब कई लोग एक्साइटमेंट के चक्कर में इस पर ध्यान नहीं देते, इसलिए वो नेसेसरी टेक्निक्स को समझ नहीं पाते हैं, जिससे जान का जोखिम पैदा होता है। स्कूबा डाइविंग के दौरान गैस मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस स्किल की कमी के कारण कई स्कूबा डाइवर्स की बीच समंदर में मौत हो जाती है। स्कूबा डाइवर्स की मौत का मेन कारण खराब गैस कंट्रोल टेक्नोलॉजी, फॉल्टी स्कूबा किट, किसी तरह पानी में फंस जाना, वाटर लेवल में अचानक चेंजेस हैं। डाइविंग जर्नल में पब्लिश एक रिपोर्ट के मुताबिक 62% स्कूबा डाइवर की मौतें उलझी हुई वेट बेल्ट के कारण होती है। 38% की मौत इसलिए हुई क्योंकि वो गैस मैनेजमेंट नहीं कर सके और 10% लोगों ने मेडिकल कंडीशन छिपाकर जोखिम लिया। इन सब खतरों के बावजूद स्कूबा डाइविंग में लोगों की दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। रिजल्टन दुनिया भर में पिछले 1.5 से 2 दशकों में स्कूबा डाइविंग का टूरिज्म तेजी से बढ़ रहा है। 2023 में ग्लोबल स्कूबा डाइविंग टूरिज्म 120 करोड़ रुपयों के पार पहुंच गया है। 2030 तक इसके 200 करोड़ को पार करने का अंदाजा है। स्कूबा डाइविंग सेट के प्रोडक्शन, ट्रेनिंग पर खर्च, अलग अलग सेक्टर के प्रोफेशनल के कंपेंसेशन को ध्यान में रखते हुए ग्लोबल इकोनॉमी में स्कूबा डाइविंग का कंट्रीब्यूशन 300 करोड़ तक पहुंच जाता है और ये 15.9% के रेट से बढ़ रहा है। इंडिया में भी ब्लू इकोनॉमी के तहत स्कूबा डाइविंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले लक्षद्वीप और फिर द्वारका में स्कूबा डाइविंग की। ये अच्छी बात है कि यंग जनरेशन को ऐसे एडवेंचर्स के लिए एनकरेज किया जाता है, लेकिन एडवेंचर टूरिज्म में इंडिया के एवरेज रिकॉर्ड्स को देखते हुए सेफ्टी के साथ स्कूबा डाइविंग टूरिज्म को डेवलप करने पर स्पेशल अटेंशन देने की जरूरत है।